बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। जिम फिट होने के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन मैं अक्सर कहता हूं ना कि इस शो के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आप हैं। आप हमें बताते हैं कि आपने कौन सा सेगमेंट किस अंदाज में देखना है। सो गुरु काशिफ आज हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने मुझे बताया आज सुबह तैयार होते हुए कि आज से ऑनवर्ड्स पूरा एक हफ्ता इनकी कुछ नहीं चलेगी। आपने जो फरमाइशें की हैं जिम फिट होने के लिए, उनको प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग तोसी भाई, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब मुझे कह रहे थे एनर्जी रखनी है, एनर्जी रखनी है। एनर्जी तो मैं आपसे लेता हूँ तभी तो एनर्जी मिलती है मुझे। तो आप आगाज़ करते हैं, एनर्जी मिल गई। आज के वर्कआउट का आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा वर्कआउट है वो फुल बॉडी वर्कआउट है। हल्के से लाइट वेट के साथ चलेंगे, पानी की बोतल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऑल टाइम जो फेवरेट और जो मशहूर है वो क्या एक्सरसाइज है, हमने जंपिंग जैक्स करने हैं बॉडी को वार्म अप करने के लिए। लेकिन आप मुझे सुबह ये भी बता रहे थे कि आज की एक्सरसाइजेस खास तौर पे ख़वातीन के लिए हैं। वो ख़वातीन जो कि घर में होती हैं, जिम नहीं जा सकती, पार्क्स में नहीं जा सकती, उनकी तरफ से ख़ास फरमाइश आई है कि हमें ज़रा गुरु काशिफ से कहें ज़रा थोड़ा सा आहिस्ता, ज़रा थोड़ा सा सिंपल करके चीज़ें बताएं, बहुत एक्सटेंसिव एक्सरसाइजेस ना हो। बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे सिंपल होंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने वार्म अप करना है। वार्म अप करने के लिए क्या करना है, सबसे आसान और सबसे मशहूर ज़माना, जैसे कि मैंने पहले कहा, आपने इसके 3 सेट्स करने हैं। अच्छा, ज़रूरी क्या है कि हम इसकी बात क्यों करते हैं, वार्म अप करना क्यों है, इसके अलावा और भी कर सकते हैं। इससे हमारी इंटायर बॉडी जो है वार्म अप हो रही है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि फुल बॉडी वर्कआउट है। तो आपने इसके 3 सेट्स करने हैं। इसको जंपिंग जैक्स कहते हैं। आप इसकी स्पीड और पेस अपनी सेहत तबीयत के मुताबिक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं हाई स्पीड पे भी कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप आराम से नाइस एंड कंट्रोल एक हाथ की मदद से आप यूँ कर सकते हैं, ताकि आपके जो जॉइंट्स हैं, लिगामेंट्स हैं, आपके पट्ठे हैं, अज़लात हैं, वो अच्छे तरीके से वार्म्ड अप हो चुके हों। इसके बाद हमने फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है। जैसा कि आप देखिए मेरे पास डंबल मौजूद है। आपने डंबल देख के घबराना नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा, पानी की बोतल लीजिए। आपने क्या करना है कि आपने बेंट होना है इस तरीके से, अपने वेट को पकड़ना है। अब हम कमर का ऊपर वाला हिस्सा और दरमियान वाला हिस्सा, दरमियाने हिस्से को ट्रेन करने की कोशिश करेंगे। शिकायत आती है कि बहुत ज़्यादा इस एरिया में चर्बी है, तो क्या करना है, हमने डंबल को पकड़ना है। हल्की सी रेजिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। बॉडी वेट के साथ भी आप जा सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा रेजिस्टेंस रखें, क्योंकि पट्ठों में जब खिंचाव और तनाव आएगा तभी काम बनेगा, अदरवाइज़ काम नहीं बनेगा। एक जगह पे आपने बॉडी को लॉक करना है। आप किसी सरफेस को पकड़ सकते हैं, आप कुर्सी को पकड़ सकते हैं, किसी का सहारा ले सकते हैं और रक्षा स्टार्ट कर सकते हैं। और आप ख्याल कीजिए कि जब मैं इस मूवमेंट को कर रहा हूँ तो मैं रोटेट नहीं हो रहा, ठीक है। आपकी पैरेलल टू द ग्राउंड, जब मैं कहता हूँ कि आपकी बैक स्ट्रेट होगी, बेंट होने के बाद राउंड नहीं होनी चाहिए, ख्याल रखना। आपने स्ट्रेट हुई, लॉक किया, गर्दन ईजी, गर्दन को बेंट नहीं करना, नाइस एंड कंट्रोल, कंफर्टेबल होना है आपने। जहाँ आपका जिस्म आसानी और सहल महसूस कर रहा है, वहीं पे आपने उस वर्जिश को करना शुरू कर देना। सांस चढ़ना शुरू हो तो रोक दें, या वही चैलेंज है और उसी तक हमने पहुंचना है? हार्ट बीट तेज़ हो रही है और चैलेंज मिल रहा है, तो अब नॉर्मल अगर हार्ट बीट हो रही है तो आप कोशिश कीजिए कि आप रुक जाइए, पानी की सिप लीजिए, ब्रेक लीजिए और दोबारा से शुरू कीजिए। एक साइड हमने कर ली, इसके साथ ही हमने दूसरी साइड करनी है। स्विच किया, उसी तरीके से किसी सरफेस को पकड़ा, बेंट हुए। अच्छा, आपने ख्याल क्या करना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंजरी हो जाती है वर्जिश करते हुए, कि हम जब कोई भी चीज़ लिफ्ट करते हैं तो एंगल पे पहले आपने आना है। क्या करना है, आपने बैठ के आराम से वेट को उठाया, लिफ्ट किया प्रॉपरली। अब अपने फॉर्म में आना है वापस। ये फॉर्म है आपकी, यहाँ पे आके किसी भी चीज़ को पकड़ा, जैसे कि मैंने बताया, बेंट होके नाइस एंड कंट्रोल, बिल्कुल एहतियात से। सिंपल और बेसिक एक्सरसाइजेस आज आपको ट्रेनर काशिफ बता रहे हैं, ख़ासतौर पे हमारी बहनों को, कि वो बहुत एक्सटेंसिव नहीं, वो चाह रही हैं ज़रा बेसिक से शुरू करें। लेकिन बेसिक का मतलब साथियों ये हरगिज़ नहीं है कि ये इफ़ेक्टिव नहीं है। ये मर्द हजरात भी कर सकते हैं और ये बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेस हैं। और ये बहुत एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करने वाले काशिफ जैसे जो ट्रेनर्स हैं, वो खुद भी इन एक्सरसाइजेस को अपनी रूटीन में शामिल करते हैं। डेफिनेटली होती हैं। और मैं स्लो पेस में रख के ही आपको बता रहा हूँ, और आपके वक्त के साथ जब आप ये करते जाएंगे तो आपकी स्पीड और पेस बढ़ती जाएगी। देखने में ये लगता है कि ये वर्जिश की हरकत जो है वो बहुत एडवांस्ड है, लेकिन वो क्योंकि यूज टू हो चुके होते हैं आप कर करके, तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। अब हमने क्या करना है, हमने वेट को पकड़ना है या वेट को रख देना है, और हमने ऐसे सीधे खड़े होकर नाइस। अब बहुत से हमारे दोस्त अहबाब हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, वो इस तरीके से बॉडी वेट के साथ भी नहीं कर पाते रिवर्स लंज को। तो आप अगेन कुर्सी को पकड़ लिया, एहतियात के साथ नीचे जाएंगे और नीचे वापस ऊपर आएंगे। या घर में किसी साथी को शामिल कर लिया कि जी आप
आप मुझे अपना हाथ सहारा घुमाइए। ले लिया हाथ पकड़ के भी आप कर सकते हैं। और ख्याल रहे कि यहाँ से आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। आगे जाएंगे तो आप देखिए बायोमैकेनिकल फोर्स जो होती है वर्जिश की करने की जो हरकत है उससे घुटने पे स्ट्रेस पड़ेगा। पूरा पाँव आपका ज़मीन पे होना चाहिए। कोशिश करें जब ऊपर आए तो आप हील से पुश करें, वापस आएँ, पूरा पंजा आपका ज़मीन पे होना चाहिए। 15 अंदाज़न repetitions ये सारी करेंगे। एक्सरसाइजेज जो आप बता रहे हैं 3-3 मिनट, 2-2 मिनट, 15 रेपिटेशंस करेंगे और 4-4 सेट्स करेंगे। बीच में आप ब्रेक भी ले सकते हैं। इसके बाद हम वापस आएंगे अपर बॉडी पे और डंबल को हमने यूँ पकड़ना है, फेस्ट पे हाथ रखना है आपने इस तरीके से और आपने फुल रेंज के साथ इसको लिफ्ट करना है और कोशिश कीजिए कि इसको करीब ना कीजिए। 90 डिग्री एंगल रखेंगे तो आपको यहाँ पे स्ट्रेस और टेंशन महसूस होगी, ठीक है। पूरा ऊपर जाएंगे, फुल एक्सटेंड करेंगे, ऊपर जाएंगे, फुल एक्सटेंड करेंगे, बिल्कुल एहतियात से, कोई जल्दी नहीं करनी है, फुल एक्सटेंशन। 5 किलो का Mind डंबल body। उठा रखा है इस वक्त ट्रेनर काशिफ ने, लेकिन आपको हम रेकमेंड करेंगे कि ज़रूरी नहीं कि आप 5 किलो इस्तेमाल करें। जी। आप 2 किलो का, 1 किलो का डंबल घर में, और ये कोई बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं हैं। आम स्पोर्ट्स शॉप से, बड़े छोटे हर शहर में स्पोर्ट्स शॉप होती है, वहाँ से आप घर में मंगवा सकते हैं। एक पेयर ऑफ डंबल्स घर में रखें, फैमिली का हर शख्स उसको यूज़ कर सकता आधा किलो का डंबल वेट मिल जाता है, स्मॉल वेट्स होते हैं, किलो का मिल जाता है। तो देखिए कि आप ये सोच रहे होंगे कि आसान सहल एक्सरसाइज की बात हो रही थी या डंबल्स की बात कर रहे हैं। आपको समझना ज़रूरी है कि जब तक रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी, आपको खिंचाव तनाव नहीं मिलेगा, पट्ठों को काम नहीं बनेगा, स्ट्रेंथ बॉडी में नहीं आएगी, ताकत नहीं आएगी। इसके बाद हमारी वर्जिश की अगली हरकत है, हमने कुछ पेट पे काम करना है, तो हमने इस तरीके से लेटना है और टांगे सीधी की, नाइस एंड कंट्रोल, स्मॉल रेंज के साथ लेग रेज करना है। इसके भी 15 रेपिटेशंस करेंगे। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, खासतौर पे 4 सेट्स करेंगे। पेट के वेट लॉस के हवाले से। जी, नाइस एंड कंट्रोल। सांस आपने रोकना नहीं है। बहुत सारे ख़वातीन हजरात जो हैं देखने वाले, एक्सरसाइज करने वाले, ये गलती करते हैं कि वर्जिश के दौरान सांस को रोकते हैं, जो कि एक बहुत मेजर गलती है। आपने वर्जिश के दौरान ऑक्सीजन जो है सप्लाई करनी है। ब्लड कैरीज ऑल द अमीनो एसिड, जो आप खाते हैं उनको अमीनो एसिड्स कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, वो आपके ब्लड स्ट्रीम में अगर जाती है। एक्सरसाइज के दौरान ट्रेनर आपकी काशिफ, कोई रिंग गिर जाए, अगर आपकी मंगनी की अंगूठी गिर जाए, तो वो आप ऑन एयर पहन सकते हैं उठा पहन भी के? सकते हैं, इवन माइक उतर जाए तो वो भी पहना जा वो भी सकता है। पहना जा सकता है। तो ऐसा अच्छा। कोई मसला नहीं है। मंगनी से याद आया कि मंगनी हो चुकी है तुम्हारी। मंगनी होते होते रहेगी। अच्छा बात चली थी लेकिन रुक गई। अच्छा, अगर मंगनी इस तरह दिखाइएगा, अब बात चली निकली है। देखिए, अगर तो आपकी मंगनी हो जाए तो फिर तो कुछ लोग कोई चांदी की अंगूठी पहनता है, कोई गोल्ड की रिंग पहनता है, और अगर मंगनी होते होते रह जाए तो फिर आप स्याह रंग की अंगूठी पहनते हैं, है ना, सोग में। तो ये अब आपको पता लगे काली अंगूठी क्यों पहनी हुई। जी, बस होते होते रहेगी बात। अच्छा, आखिरी एक्सरसाइज या आखिरी टिप। आखिरी टिप आपकी लोअर बैक के लिए, क्योंकि हमने बैक से आगाज़ किया था, वापस आएंगे। इसमें हमने क्या करना है कि 1 लेग RDL, इसको क्यों कहते हैं कि एक आपका फ्रंट फुट होगा, टांग आपने आगे रखनी है, दूसरी टांग सीधी पीछे रखनी है, और आपके बैक टू बैक वक्त आपके दोनों जो लोअर बैक के पट्टे हैं उन पे हम स्ट्रेस डालेंगे। लेकिन आप ख्याल रहे कि जो फ्रंट फुट है उसको बेंट रखेंगे, ये सीधी रहेगी। आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त स्ट्रेस पड़ेगा, स्ट्रेच मिलेगा आपको, नाइस एंड कंट्रोल। ये शुरू में शायद आपके लिए करना दुश्वार हो कि उसके बिल्कुल नीचे तक जाना मुश्किल होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को आप चैलेंज कर सकते हैं। नाइस एंड कंट्रोल, कमर सीधी। ग्रेट ग्रेट, ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच ट्रेनर काशिफ। आज बहुत बेसिक टिप्स थी, खासतौर पे हमारे फेसबुक पेज, राइजिंग पाकिस्तान के फेसबुक पेज पे कुछ हमारी बहनों ने कहा था कि जी बहुत एक्सटेंसिव इक्विपमेंट के साथ आप ट्रेनिंग करवाते हैं, हमें कुछ बेसिक टिप्स दीजिए। आज ट्रेनर काशिफ ने स्पेशली आपके लिए टिप्स तैयार की थी। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे काशिफ। हम Thank you चल very करेंगे much. साथियों राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आज से हम आपके लिए एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि जिसमें हम उर्दू ज़बान की कोई ज़रबुल मसल या मुहावरा या कोई कहावत, उसकी बैक एंड स्टोरी आप तक पहुंचाएंगे। आज का मुहावरा है दूध का दूध और पानी का पानी, उस पर कुछ बात होगी, और उसके बाद कोर्ट कचहरियों के बाहर माहम जमाल हमें कुछ पाकिस्तान के कवानीन और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कुछ बेसिक हमें इंफॉर्मेशन देंगे। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं।
राइजिंग पाकिस्तान में आज से हम आपके लिए एक नया सिलसिला शुरू करें जिसमें हम आपको उर्दू ज़बान की किसी ज़रबुल मसल या किसी कहावत की कोई बैक एंड किसी मुहावरे की बैक एंड स्टोरी बताएंगे कि ये मुहावरा ये कहावत इसने जन्म कैसे लिया। आज हम बात करेंगे दूध का दूध पानी का पानी। इसका बहुत आसान सा मतलब है कि गलत और सही का फ़र्क वाज़े हो जाए, जो कोई इब्हाम है, कोई क्लैरिटी है वो आ जाए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। भाई दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम उसको बुलाओ ना अरसलान को, तो अरसलान से बैठ के पूछते हैं कि उस दिन सुबह 11 बजे असल में हुआ क्या था। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। लेकिन इसकी बैक एंड स्टोरी आज मैं आपको बताना चाहता हूँ और बहुत ही दिलचस्प है। और इस कहानी साथियों ये है, एक गवाला था। गवाला आपको मालूम है वो जो दूध बेचता है, जो दूध का कारोबार करता है। तो वो गवाला जरा गुड गवाला नहीं था, जरा बैड गवाला था और वो दूध में पानी मिलाया करता था। एक दिन क्या हुआ कि वो अपने दूध को लेके जा रहा था, तो रास्ते में उसको सस्ताने का जी किया। उसने कहा मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूं, तो वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया। अच्छा जी, अब क्या हुआ, उसके पास जो पैसे थे जो वो उसने अपने पास रखे हुए थे, उसकी जरा सी आंख लगी तो एक बंदर साहब दरख्त से उतरे। उसने उसके पैसे लिए और पैसे लेके दरख्त पे चढ़ गया। अब तो गवाले को बड़ी परेशानी। उसने कहा भैया ये मेरे पैसे हैं, मेरी मतलब कमाई तुमने। और बंदर ने ऊपर बैठ के क्या किया, साथ से एक दरिया गुजर रहा था। अब वो दरिया गुजर रहा था, दरख्त है, गवाला सस्ता रहा है, अचानक बंदर आया, पैसे लेके ऊपर चला गया। अब क्या हुआ जनाब कि बंदर ने ऊपर बैठ के ना पैसे फेंकने शुरू कर दिए नीचे, एक एक करके कॉइन्स, अशरफियां। कुछ कॉइन्स, सारे कॉइन्स दरिया में जाके गिरे, कुछ कॉइन्स दरिया से बाहर गिरते। अब गवाला बहुत परेशान हुआ, उसने शोर मचाया, इर्द गिर्द के गांव के लोग इकट्ठे हो गए। अब सब लोग देख रहे हैं ऊपर बंदर साहब बैठे हुए और ऊपर से पैसे नीचे फेंकते जा रहे हैं। कुछ पैसे दरिया में गिर रहे हैं जो पानी के साथ बहते चले जा रहे हैं, और कुछ दरिया से किनारे पे गिर रहे हैं। वो आगे बढ़कर गवाला फौरन उनको समेट रहा है कि जो बस ये बचत है मेरी, मैं ये उठा लूं। जब उसने बहुत शोर मचाया तो फिर गांव वालों ने उसे समझाया कि देखो, जितना तुम दूध में पानी मिलाते थे ना, वो पैसे पानी में बह के चले गए, और जो तुम्हारे हक हलाल की कमाई थी, जो दूध के पैसे थे, वो तुम्हें वापस मिल गए। यानी दूध का दूध हुआ और पानी का पानी हुआ। तो ये इसकी बैक एंड स्टोरी है। और आज हम इस दूध का दूध पानी का पानी को कितनी आसानी से अपनी उर्दू ज़बान में इस्तेमाल करते हैं। और मैं आज आपको इनकरेज भी करना चाहूँगा कि कोशिश कीजिए कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैं बात कर रहा था कि आम के आम गुठलियों के दाम, आम खाओ पेड़ मत गिनो, इस तरह की बहुत सी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, सबको एक एक करके हम टच करेंगे और उनकी बैक एंड स्टोरी आपको बताएंगे। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप अपनी गुफ्तगू को उर्दू ज़बान में बात जब आप करें, उसको बेहतर बनाने के लिए कहीं कहीं गाहे गाहे इन ज़रबुल अमसाल को, इन मुहावरों को, इन कहावतों को शामिल करें। आपकी बात में हुस्न आएगा। अब बढ़ते हैं जनाब हम कोर्ट कचहरियों की माहिर माहम जमाल की जानिब। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वकील भी कुछ ऐसा ही काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी, है ना? मैं दूध वाला वकील हूँ। अच्छा ओके ग्रेट। लेकिन वो जज साहब जो है ना, या जज साहिबा, वो फिर फाइनली चेक करते हैं कि ये वो चेक करते हैं कि वो दूध का दूध और पानी का पानी पानी असल में वो करते हैं। ये असल में वो करते हैं। एग्जैक्टली। आज क्या टॉपिक है? आज इम्पोर्टेंट टॉपिक अगेन वाइफ की मेंटेनेंस का टॉपिक है आज। Okay. हमने पिछले प्रोग्राम्स में जो बात की है, हमने चाइल्ड मेंटेनेंस पे बात की है, और ज़्यादातर मामूल पे लोगों को चाइल्ड मेंटेनेंस के बारे में पता होता है, लेकिन जो बीवी की मेंटेनेंस है वो भी एक इम्पॉर्टेंट लॉ में पोजीशन होल्ड करता है, और ना सिर्फ लॉ में, आपके शरिया में वो पोजीशन होल्ड करता है कि वाइफ की मेंटेनेंस जो है कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है। यूजली अक्सर जब शादियाँ होती हैं तो हस्बैंड नहीं वाइफ को मेंटेन करते हैं, या उनको पैसे नहीं देते, या माहाना खर्च नहीं देते। लेकिन वाइफ और हस्बैंड खुद भी अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। रोज एक्सरसाइज किया करें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपने आप को मेंटेन रखें। वो उसके अलावा अच्छा, ये दूसरी मेंटेनेंस, ये दूसरी मेंटेनेंस है। ये कौन सी मेंटेनेंस है? कि फॉर एग्जांपल अब आपकी एक इंसान की मेंटेनेंस, फाइनेंशियल मेंटेनेंस जिसको कहा जाता है, फाइनेंशियल मेंटेनेंस, ओके, उसके लिए आपका लॉ है। सेक्शन 9 ऑफ द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस इसको बताता है कि आपने वाइफ की भी मेंटेनेंस करनी है। ठीक है। और अगर कोई हस्बैंड फेल कर जाता है मेंटेन करने में, तो वाइफ आइदर यूनियन काउंसिल में
एप्लीकेशन दे सकती है कि मेरा हस्बैंड मुझे मेंटेन नहीं कर रहा, तो उसका वो माहाना खर्च लगाएंगे। अगर वो नहीं होता या इवन अदरवाइज वो कोर्ट में जा सकती है, फैमिली कोर्ट में, कि मुझे मेरा हस्बैंड मेंटेन नहीं कर रहा, आप मुझे मेरी मेंटेनेंस फिक्स कराएं। अब इसके ऊपर बहुत मिसकंसेप्शन है कि शायद ये सिर्फ बच्चों के हद तक है, या शायद सेपरेशन के बाद, या क्या है कि अगर औरत डिवोर्स के लिए जा रही है सिर्फ तभी अपना पिछला खर्चा मांग सकती है। नहीं, आउट ऑफ वेडलॉक जब आपकी शादी चल रही है, आपका हस्बैंड फेल कर रहा है मेंटेन करने में आपको, तो आप तब भी कोर्ट के पास जा सकते हैं। ओके, यानी डिवोर्स से पहले चाहे अलहदगी है, जी। चाहे अलहदगी नहीं है, चाहे साथ भी रह रहे हैं, किसी भी सूरत में जब तक आप निकाह में हैं, आपका एक हक है एक बीवी का कि उसको फाइनेंशियली मेंटेन करे। एग्जैक्टली और अगर एक शख्स की 2 बीवियां हैं या एक से ज़्यादा बीवी है, तो हर एक को इक्वली आपने मेंटेन करना है। सपोज वो पहली बीवी को मेंटेन कर रहा है और दूसरी को नहीं कर रहा, तो वो भी सीख कर सकती है कोर्ट में जाके कि ये मुझे मेंटेन नहीं कर रहा। ठीक है। अब मेंटेनेंस क्या है और मेंटेनेंस कोर्ट कैसे डिटर्मिन करेगा और कितने टाइम तक की मेंटेनेंस दे रहा है। इनिशियली कहा जाता था कि जितना डिफ़ॉल्ट का पीरियड है वो सिर्फ 6 साल तक देखा जाएगा पास्ट मेंटेनेंस का, और आज के बाद से आगे लगी जाएगी। अभी आपके एपेक्स कोर्ट की जजमेंट आई है कि नहीं, जिसमें एक बीवी को पिछले 30 साल की मेंटेनेंस कोर्ट ने अवॉर्ड की है, जिसको हम डिफ़ॉल्ट मेंटेनेंस कहते हैं, कि Okay. जब वो महीने में उसको मेंटेन नहीं कर रहा था, वो कोर्ट के पास गई और उसने पिछले 30 साल की एंड प्लस फॉरवर्ड अपनी मेंटेनेंस उसने ली थी। ठीक है। अच्छा, क्या इस तरह के कवानीन कि और मतलब पीटीवी की और राइजिंग पाकिस्तान की ये काविश भी होती है कि आप जैसे माहिरीन को बुलाएं और हम आम आदमी तक, आम बच्चियों तक खास तौर पे, क्योंकि कवानीन का पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल। इन सेगमेंट्स के जरिए उनको अवेयर करें। लेकिन क्या इस तरह के केसेस सामने आते हैं? क्या इंसाफ इस तरह के केसेस में जनरली मिलता नजर आ रहा है? अच्छा, इंसाफ मिलता है, लेकिन क्या है, लोगों को ज़्यादा पता नहीं है इस बारे में। जनरली दे नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि अच्छा बीवी की मेंटेनेंस भी कोई चीज़ है, चाइल्ड की मेंटेनेंस वो मांग लेते हैं, या फिर जब वो खुला सीख करने जाती है या जब वो कोर्ट जाती है, तब वो जाके उसको वकील बताता है कि आप तो अपनी पिछली मेंटेन आपको कर रहा था, अगर नहीं कर रहा था तो फिर आप अपनी मेंटेनेंस भी मांगें। Okay. सो आप सिर्फ ये बात गलत है कि सिर्फ अगर आप खुला सीख कर रहे हैं तो तभी सिर्फ अपनी पास्ट मेंटेनेंस मांग सकते हैं, आप इवन अदरवाइज भी अपनी मेंटेनेंस मांग सकते हैं। बिल्कुल ठीक। जी, आप कुछ ऐड करें। मेंटेनेंस क्या है? अब कोर्ट maintenance। ये नहीं है कि अगर मियाँ 70,000 कमा रहा है तो कोर्ट 70,000 बीवी के लिए फिक्स कर देगा। सो हस्बैंड की फाइनेंशियल कंडीशन देखते हुए कोर्ट बीवी की मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा। ओके। Exactly। यानी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये नहीं कि बीवी की ख्वाहिशात क्या हैं, या वो जाके कहे जी मुझे तो एक ये चाहिए और ये इतना मेरा मोबाइल का खर्चा है और मुझे तो एक स्मार्टफोन मुझे खादी का सूट चाहिए, देता नहीं है। एग्जैक्टली। तो आप अपनी विश लिस्ट के ऊपर कोर्ट को नहीं मेंटेनेंस मांग नहीं सकते। कोर्ट डिटरमिन करेगी उसके रिसोर्सेज पे जी, जी, कि वो कितना अफोर्ड कर सकता है। जी, बिल्कुल। ओके ओके, इंटरेस्टिंग। सो उस पे मेंटेनेंस आती है। अच्छा, अगर हस्बैंड अब्रॉड है, सो तब आपकी पाकिस्तान एम्बेसी को कोर्ट लिखता है और उधर से उसको, अगर वो उसकी प्रॉपर्टी पहले देखी जाती है कि क्या है, प्रॉपर्टी सीज कर सकते हैं, और अगर वो मेंटेनेंस नहीं देता सो उसकी प्रॉपर्टी सीज करके ऑक्शन करके उसकी जो मेंटेनेंस का खर्चा निकला है वो दे सकते हैं। अच्छा, यानी इस हद तक कोर्ट बहुत डिसीजन कर सकती इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपका जो अगर हस्बैंड अब्रॉड है, पाकिस्तान एम्बेसी को लिखेंगे, अगर वो नहीं दे रहा तो उसको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, ओके। उसकी डिपोर्टेशन के आपके ऑर्डर्स निकल सकते हैं और उसको डिपोर्ट करके आप मेंटेनेंस दे सकते हैं। उसके बाद आपकी जो मेंटेनेंस की बात आती है कि अगर एक हस्बैंड, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि ये उसका खर्चा है, आपने मंथली बेसिस पे मेंटेन करना है, और वो नहीं मेंटेन करता तो फिर उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलेंगी। यानी ये तो काफ़ी सख्त कवानीन काफ़ी सख्त हैं। लेकिन वही बात है कि हमने आमतौर पे देखा है कि हमारे माशरे में बहुत सी ख़वातीन जो कि मुख्तलिफ़ तरह के इस तरह के अज़दवाजी मसाइल का शिकार होती हैं, ताल्लुकात ठीक नहीं हैं लेकिन निकाह में हैं, बहुत अरसे से उसने ख़र्चा नहीं दिया लेकिन घर आके बैठ गई हैं। तो टेक्निकली ये जहन में रखिए कि आज का माहम का सेगमेंट ख़ास तौर पे उन बच्चियों के लिए, उन ख़वातीन के लिए है कि अगर वो निकाह के अंदर हैं लेकिन आपका खावंद आपको खर्चा, इसको महीने का खर्चा भी आप कह सकते हैं, मेंटेनेंस शायद एक ज़रा मुश्किल सा लफ्ज़ है, खर्चा आपको नहीं मिल रहा, तो पाकिस्तान के आइन के तहत, पाकिस्तान के एपेक्स कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के तहत आप कानून के थ्रू अपनी मेंटेनेंस, अपना खर्चा हासिल कर सकते हैं।
बिल्कुल। और ये मेरा ख्याल है कि घर के मर्दों को भी इन कवानीन का पता होना चाहिए। बिल्कुल पता होना चाहिए। अच्छा, इंटरेस्टिंगली कि जब आप कोर्ट में जाते हैं तो ये नहीं है कि अगर आपका केस 3 महीने चल रहा है या 6 महीने चल रहा है तो आपको तब तक मेंटेनेंस नहीं देगी। कोर्ट उसी वक्त एक इंटरिम मेंटेनेंस आपको अवार्ड कर देता है कि जब तक ये पेंडेंसी ऑफ द सूट जिसको कहते हैं कि जब तक आपका केस चल रहा है तब तक भी आपको मिलती रहेगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। फरियाल माहम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर इनपुट और आपका सेगमेंट। फरियाल का जिक्र भला मैंने क्यों किया? नेक्स्ट गेस्ट। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और आपको पता है कि फरियाल एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, वाओ, है ना? माशाल्लाह। और आपकी तरह वो भी बहुत पढ़ी लिखी सी है, माशाल्लाह। और आज उनसे भी मुझे जानने को बहुत कुछ मिलेगा। और फरियाल एक क्लासिकल डांसर भी है ओह। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, और ये पीस थ्रू आर्ट और इंडोनेशियन कल्चर एंड म्यूजिक और पाकिस्तानी इंडस सिविलाइजेशन का कल्चर एंड म्यूजिक के भी लिंकेजेस बनाती हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की पर्सनालिटी है। उनसे आपको मिलवाते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट Thank डे you so माहम। much. हम चल के लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डॉक्टर फरियाल से आपकी मुलाकात।